नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस से जुड़े हुए जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2025 में मैट्रिक का देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने साइंस से संबंधित कुल 80 प्रश्न लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को 40 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन बताऊंगा। 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में केवल 40 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन कीजिएगा और उसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो दोस्तों दर्पण का द्वारक कहलाता है। 2 नंबर सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर 32 का अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 16 और लेंगे प्लस चिन्ह तो हो जाएगा प्लस 16। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल है हमारे पास, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों, अगर किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक रहता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, आपको दोस्तों उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर ही प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं। आप लोगों को दोस्तों उस रंग का नाम बताना है। ठीक है, 5 का सही आंसर होगा नीला। नीला रंग को ही दोस्तों जो सूक्ष्म कण होते हैं वो अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं, इसी कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि नीला प्रतीत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल है हमारे पास, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित होने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, यही आपको बतानी है। 6 का सही जवाब होगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग 7 नंबर में। इसमें कहा गया है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OB और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना है आपको यही बताना है। तो दोस्तों 7 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.05 भी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, 1 माइक्रो
माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होती है, यही आपको बताना है दोस्तों। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। अगर एम्पियर बोला है तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -6 एम्पियर। 8 का सही जवाब होगा। 9 नंबर सवाल है हमारे पास, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दोस्तों किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। 10 नंबर सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उदासीन तार का रंग काला होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? आप लोगों को उस युक्ति का नाम बताना है। 11 का यहाँ पर सही जवाब होगा विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर यहाँ पर दोस्तों सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत जो संयंत्र है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है? आपको उस ऊर्जा का नाम बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर है 13 नंबर में दोस्तों, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम आपको बताना है। 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में ही नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? आपको बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों। बूझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल्टवाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल है हमारे पास, Zn+CuSO4 की जब अभिक्रिया होती है तो बनता है ZnSO4+U। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों ऊपर दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जानते हैं कैसी है? वो है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जो Zn है वो क्या करता है कि CuSO4 में Cu को विस्थापित करता है और Cu को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का नाम देंगे। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलयन है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा दोस्तों। जो भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा वह विलयन अम्लीय होगा, और जो विलयन अम्लीय होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 से ज़्यादा है, तो 7 से कम कौन है? तो 7 से कम 5 है, इसलिए 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है, ठीक है। वैसे तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपको अमरूद में भी मिलता है, लेकिन अमरूद इसमें नहीं है, ओनली फॉर टमाटर है, इसलिए 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है, उसके बाद दोस्तों पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 18 का सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। दोस्तों ऐसे तो यहाँ पर जानते हैं होना चाहिए, जानते हैं क्या? डी होना चाहिए। दोनों ही दोस्तों बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, लेकिन आप लोग यहाँ पर पोटेशियम को ही रखिएगा। किसको? पोटेशियम को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सोडियम पोटेशियम जो दोस्तों आप देख रहे हैं धातु, ये इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कि ये दोस्तों कमरे के ताप पर ही क्या करते हैं? कमरे के ताप पर ही दोस्तों अपने आप में आग लगा लेते हैं, यानी इनमें आग लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर सवाल है,
एक्वारेजिया, जिसको रॉयल जल भी बोलते हैं, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? आप लोगों को दोस्तों उसका अनुपात बताना है ना, यही आपको बताना है। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। 3:1 का दोस्तों ताज़ा मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल है हमारे पास। यहाँ पर बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन बॉन्ड, यहाँ पर आर है, किसी से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर एच है और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड है, फिर ओ है। अगर हम प्रकाशवक समूह बनाएं, अगर हम क्रियाशील समूह बनाएं तो दोस्तों बनेगा इस तरीके से CHO और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बताना है कि इस क्रियाशील समूह का नाम क्या है। तो दोस्तों 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दोस्तों नाम है इसका, ठीक है, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें ससंयोजक अबंध की संख्या बताना है। ससंयोजक अबंध कितने हैं यही आपको बताना है। 21 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 10 ससंयोजक अबंध है। आप जब इसको तोड़िएगा ना दोस्तों तो पता चलेगा। देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि सहसंयोजक अबंध कितने हैं। तो 10 है, आप तोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है यहाँ पर 3 दूनी 6 2 8 है ना, हाँ, सिंगल बॉन्ड होगा, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा और इधर इधर फिर इधर 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 फिर इधर इधर इधर, ठीक है। 3 गो ऊपर 3 गो इधर, 3 गो ऊपर 3 गो इधर, 2 गो इधर हो गया। तो दोस्तों 3 3 6 6 2 8, 8 गो तो हाइड्रोजन हैवे किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो 8 गो और यहाँ पर गिन लीजिए 2 गो, देखिए 3 गो ऊपर है, मतलब 3 गो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है ना, और 3 गो नीचे हाइड्रोजन आता है ना, एगो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है ना, एगो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है ना। तो टोटल हाइड्रोजन को हो गए 8 गो, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। तो 3 3 6, एगो इधर 7, एगो इधर 8 है। तो दोस्तों आप गिनिए तो यहाँ पर सहसंयोजक अबंध को है, देखिए यहाँ पर सहसंयोजक अबंध है 8 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, एगो हई वाला 8 गो होना गया। 3 गो ऊपर है और 3 गो नीचे है, 6 गो, एगो ये है एगो ये है, 6 2 8 गो, और फिर एगो ई वाला है और फिर एगो ई वाला है। तो 8 2 को हो गया 10 गो, तो 10 गो सहसंयोजक अबंध होंगे, ठीक है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है यानी कि कितने वर्ग है, आपको वर्गों की संख्या बतानी है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, इसलिए 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के टोनो विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, आप लोगों को वह रंग बताना है, उस रंग का नाम आपको बताना है। 24 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हरा, ऑप्शन नंबर बी, हरा 24 का राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है हमारे पास, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है दोस्तों, उत्पन्न आग की लौ चमकीला और उजला होती है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, उस जांच परख नली में विलयन कैसा था, आपको उस विलयन का दोस्तों यौगिक का जो अणु सूत्र है वो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है यानी कि बदल चुका है, तो कॉपर सल्फेट होगा दोस्तों, कॉपर सल्फेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, उस यंत्र का नाम आपको बताना है। तो स्फैग्नोमीटर, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्फैग्नोमीटर। 28 नंबर सवाल है हमारे पास,
रक्त का कौन से अवयव घायलु स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त कथा का बनाकर अवरुद्ध करता है अर्थात उसे रोकता है। तो 28 का सही जवाब होगा लासिका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है हमारे पास, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। देखिए, सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है और फास्फोरस भी आवश्यक है, इसलिए इनमें सही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों आपको उस भाग का नाम बताना है। 30 का दोस्तों हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ही शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप एक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकिनिन, सहायक है किसके लिए दोस्तों? तो दोस्तों यह सहायक है जानते हैं किसके लिए? पौरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पौरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। 32 नंबर सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में जब प्रजनन की विधि होती है, हाइड्रा में जब प्रजनन की विधि होती है तो दोस्तों अब विधि होती है, जो प्रजनन की विधि, वो विधि क्या कहलाती है? उस विधि का नाम आपको बताना है। 32 का सही जवाब होगा मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है हमारे पास, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? आपको उस भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों पुंकेसर ना। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। पुंकेसर ही दोस्तों परागकण बनाता है। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको दोस्तों उसे भाग का नाम बताना है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 34 का सही जवाब होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एक मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका बिल्कुल भी नहीं होता, यह पुरुष में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है दोस्तों कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन सा होता है? आपको उस युग्म को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि स्त्रियों में गुणसूत्र युग्म XX होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है हमारे पास, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्या करने के लिए? बताइए क्या करने के लिए उबाला जाता है दोस्तों? तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 38 नंबर सवाल है हमारे पास, आस्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आस्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना पर देखा जाता है? आपको बताना है कितना गुना पर? 45 गुना पर, याद रखिएगा 45 गुना पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, आस्लाइड को, तो ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल है हमारे पास दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिए, दो तंत्रिका कोश क्या है, उसके बीच का जो खाली स्थान होता है उस स्थान का नाम क्या होता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों उस स्थान का नाम होता है सिनेपस। क्या होता है? सिनेपस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, घास खाएगा बकरी, अब बकरी को तो मानव नहीं खाता है, तो यहाँ पर ये, हाँ बकरी को मानव खा सकता है, अरे मानव कुछ भी खा जाएगा साला, यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए, गेहूँ तो कभी घास खाएगा नहीं, तो ये असही गलती है। ठीक है, और जो गाय है वो बकरी कभी खाएगा नहीं, तो ये असही गलती है। और बकरी घास तो खाएगी, लेकिन बकरी को कभी भी मछली नहीं खाएगा। ठीक ना, मछली कभी भी बकरी को नहीं खाता है, चाहे वो मछली कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 को दोस्तों आपका प्रश्न इसमें मैंने बताया है। आप लोगों को दोस्तों इसमें साइंस से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न मिले हैं, ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक से संबंधित इन प्रश्नों को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मुझे
मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इनका सॉल्यूशन दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों की तैयारी में कुछ अगर सरलता मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।